अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। जुदाई मौत होती है, सोनी मिर्ज़ा, किस्त नंबर 8। नावल स्टार्ट करने से पहले फिर वही बात कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियोज़ को, ताकि हम लोगों को आप लोगों की इंटरेस्ट का पता चल सके और हमारे चैनल को भी आगे बढ़ने में हौसला अफ़ज़ाई मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में आज फिर वक्फे-वक्फे से बारिश हुई थी। कुछ जगह इंतहाई गिरी और कुछ बिल्कुल खुश्क। शाम के वक्त इस रोशनियों से भरे शहर से कोसों दूर वो तीनों एक छोटे से ढाबे पर चाय पीने बैठे थे। तभी याशीन ने बोलना शुरू किया। मुझे समझ नहीं आ रही गाइस। हाँ ठीक है, मैं तुर्की जा सकती हूँ और सऊदी अरब भी, लेकिन इंडिया? सवाल ही पैदा नहीं होता इन लोगों के बीच जाने का। उसने परेशानी से अपने सर पर हाथ रखा। लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। सवाहिर ने नरमी से कहकर लब भींचे। मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है कि सिर्फ तुम दोनों जा रहे हो। समीर ने अफसुर्दगी से बोलकर कुर्सी से टेक लगाई। हमेशा की तरह एक नया नाम और नई शक्ल सूरत और नई पहचान। कभी-कभी तो मुझे लगता है कि मेरी सारी ज़िंदगी हुलिये बदलने और अपनी पहचान बनाने में ही गुज़र जाएगी। आशी ने ज़ोर से सामने मेज़ पर हाथ मारकर कहा था। लेकिन तुम दोनों को ये नया मिशन मिला कब? आखिर तब मैं कहाँ था? उसने कंधे उचकाए। कुछ देर पहले ही तो मिला है। कमांडर सर ने इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा मिशन हमारे ज़िम्मे लगाया है। सिर्फ मेरे और आशु के। पता नहीं इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये मिशन सिर्फ हम दोनों कर सकते हैं। जवाहिर बोला। वैसे तुम दोनों को कौन-कौन से नए नाम मिले हैं? समीर ने पूछा। मुझे ज्योति शर्मा और उसे राज कपूर। कैन यू इमेजिन? ज्योति शर्मा? यार किस किस्म का नाम है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा नाम ऐसे ही रख दिया हो। इसकी बात पर समीर ने ज़ोर से कहकहा लगाया, जबकि जवाहिर के चेहरे पर बिल्कुल हल्की-सी मध्यम-सी मुस्कुराहट थी। वाह! क्या नाम है। समीर फिर से खुलकर हँसा था। और हमेशा की तरह हमें वहाँ जाकर खुद को यतीम डिक्लेयर करना है, ताकि कोई खुदा का बंदा हम पर तरस खाकर हमें अपना बेटा या बेटी बना ले और हमें वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाए। आशी फिर बोली थी। ओके फ्रेंड्स, मुझे काम से निकलना है, मैं निकलता हूँ। जवाहर अपनी घड़ी पर टाइम देखते हुए कुर्सी से उठा। या बैठना थोड़ी देर, मिलकर खाना भी खाते हैं, फिर चले जाना। समीर ने कहा। जाने दो इसे समीर, पता नहीं वैसे भी आजकल किन चक्रों में है ये। अपनी मर्जी से जहां मर्जी 4-4 घंटे बैठा रहे। लेकिन अगर आशीन औरंगजेब के साथ 1 मिनट भी बैठना पड़ जाए तो इसे मौत पड़ जाती है। आशीन ने अपने लफ्जों के तीर चलाए तो वो जवाहर ने उसे तीखी नजरों से घूरा। आशु, तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं अकेले में ये कुछ पल तुम्हारे साथ क्यों नहीं बिताता। देन लिसन। वो मेरे इस पर हाथ रखकर उसकी जानिब झुका था। ज़हर लगती हैं मुझे वो औरतें जो बात-बात पर बिला वजह ताने देना शुरू कर दें। ये मेरी पर्सनल लाइफ है। मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं, किसके साथ बात करनी है और किसके साथ नहीं, इस चीज़ का फैसला मैं खुद करूँगा। इसलिए आइंदा अपनी ज़ात की बेजा मोहब्बत को मुझ पर मुसल्लत करने की कोशिश मत करना। अगर मुझे तुम्हें अपनाना हुआ, तो अपना लूँगा, वरना तुम्हारी ये बातें मुझे मेरे फैसले से पीछे हटने नहीं हटा सकती। समझी? आशीन ने देखा कि इसकी आंखों में अंगारे जल रहे थे, लेकिन वो हूर थोड़ी थी जो सहम कर खामोश हो जाती। उसे तो मुकाबल होना था और वो हुई थी। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मुझसे जान छुड़वा लोगे तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। और ये बात याद रखना कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ जो अपनी मोहब्बत के छिन जाने पर खामोश हो जाऊंगी। अच्छे से ज़हन नशीन कर लो तुम भी। आशीन औरंगज़ेब हूँ मैं। अगर तुम मेरे ना हुए ना, तो मैं तुम्हें और उस लड़की को बर्बाद कर दूंगी जो हमारे बीच आने की कोशिश करेगी। अब तुम चाहे उसे मेरी धमकी समझो या वार्निंग। और ये बात तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि जो मैं कहती हूँ वो मैं डेफिनेटली करती हूँ। उंगली दिखाते हुए उसने भी पुरजोश होकर कहा था। सवार ने अपनी आंखों के पपूटे मोटे कर कर उसे देखा, लेकिन इससे पहले कि वो खुद चाहता, आशीन ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और निकल गई। भाई, इसकी बातों को सीरियस मत लेना। तुझे पता है वो बस तेरे मामले में थोड़ी पॉसेसिव है। समीर ने इसका हाथ पकड़कर वापस कुर्सी पर बिठाना चाहा और वो बैठ गया। यार, एक तो मैं ये सोच-सोच कर परेशान हूँ कि अगले 2 साल तक मुझे यहाँ नहीं रहना, उससे दूर रहना है। पूरे 2 साल तक मैं उसे दोबारा देखना तो दूर, उसकी आवाज़ नहीं सुन पाऊँगा और ऊपर से उस लड़की ने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ है। कल जाकर मैं कमांडर सर से खुद बात करूँगा। गुस्से से इसकी नाक फूल रही थी। समीर पूरे ध्यान से उसकी जानिब मुतवज्जो था। क्या बात करोगे? यही कि फॉर गॉड्स सेक तुम्हें मेरे साथ भेज दें, लेकिन इसको मैं अपने साथ लेकर नहीं जाऊँगा। लेकिन वो तो जाना चाहती है। फिर बस वही चली जाए। यार क्या हो गया है तुझे?
आशु को हम इतने अरसे से जानते हैं। वो हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त है। हमारी हर खुशी और गम में वो हमारे साथ रही है। तो क्यों अब उसे इतना बेजार होने लग गया है? सच कहूँ तो मुझे किसी से डर नहीं लगता समीर, लेकिन उस लड़की के पागलपन से डर लगता है। वो भी अपने लिए नहीं बल्कि हूर के लिए। सोचो, अगर आशु को पता चल गया कि मैं हूर को पसंद करने लगा हूँ तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगी। और उसके वो बहुत मासूम लड़की है यार, और मैं नहीं चाहता कि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उसे भी कोई तकलीफ हो। उसके चेहरे का एक-एक नक्श हूर के बारे में उसकी परेशानी को बयान कर रहा था। यार तू छोड़ो इसकी बातों को, दिल पर मत ले। फिलहाल ये सोच कि तुझे एक बहुत बड़े मिशन पर जाना है। उसने टॉपिक को बदलना चाहा। यार ये जो कहते हैं ना कि बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, इन्हें बता दो कि इन दोनों कानों के बीच दिमाग भी आता है, जो किसी के कहे गए सख्त अल्फाजों पर सुन तक पड़ जाया करता है। वो कदरे संजीदगी से पेश आया। अच्छा ठीक है ना, अब बता कि तूने क्या सोचा है हूर के बारे में? अफसोस कि सिर्फ सोच ही सकता हूँ। उसने लंबा सांस लिया। यार मेरा मशवरा तो यह है कि तू उसे प्रपोज कर दे। यार तेरा दिमाग ठीक है? उसकी मंगनी हो चुकी है और वो तो क्यों वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? उसने समीर को घूर कर कहा। लेकिन इसकी मंगनी हुई किससे है? मेरा मतलब है कि जिस लड़की को वो पसंद करती थी वो तो मर गया। तो जाहिर है अब अगर उसने किसी से मंगनी की है तो समझौता ही किया होगा ना। मुझे कुछ नहीं पता यार। मैं तो बस ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि जब 2 सालों बाद वापस आऊंगा तब तक तो वो शायद शायद किसी और की। वो मजीद आगे बोल ही नहीं पाया। इसके चेहरे के तासुरात साफ बता रहे थे कि वो रोने के बिल्कुल करीब है। इतनी मोहब्बत दोस्त। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा वो दोस्त जो मोहब्बत के नाम से ही भागता था अब मोहब्बत के पीछे रो रहा है। वो जिसे सब पत्थर दिल कहते थे आज इसका दिल बिल्कुल मोम हो चुका है। समीर अफसुर्दगी से कहकर मुस्कुराया। तुझे पता है समीर, लोग जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो इसके लिए खुद को बदल लेते हैं। अपने जज्बात खुलकर इस बंदे से बयान कर देते हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैं तो आज भी उसके साथ उसी अंदाज से पेश आता हूँ जैसा पहले था। इसे तो 1% भी अंदाजा नहीं होगा कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। यार तुझे अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए ताकि वो तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर सके। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मुझसे मुझसे मोहब्बत हो, क्योंकि तुझे अच्छे से पता है यार कि मेरी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है। और जब तक मेरा वो मकसद पूरा नहीं हो जाता, मैं किसी को कबूल नहीं करूँगा और अपने इस मकसद के बीच में रुकावट बनने वाले हर शख्स को मैं कुर्बान कर दूँगा, फिर चाहे वो मेरी मोहब्बत ही क्यों ना हो। वो यूँ कह रहा था, जैसे एक ही पल में लापरवाह सा हो गया हो। समीर के पास अब कहने के लिए कुछ न था। इसलिए उसने खामोशी से सामने मेज़ पर ट्रे में पड़े कप में से एक कप उठाया और अपने होंठों से लगा लिया। क्या बात है, इतना क्यों रो रही हो? कब से पूछ रही हूँ, लेकिन तुम्हारे मुँह से एक लफ्ज़ नहीं फूट रहा। कुछ तो बोलो यार। नाज़िया अपने साथ सोफ़े पर बैठी हूर से मुख़ातिब थी। वो जब से उसके घर आई थी तब से बस रोए ही चली जा रही थी और अब उसे गुस्सा आ रहा था। वो घमंडी इंसान, खुद को समझता क्या है? एक पल में जैसे ऐसे हो जाता है जैसे इससे ज़्यादा मेहरबान कोई नहीं और दूसरे ही लम्हे ऐसे संगदिल हो जाता है जैसे इसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। बमुश्किल अपने आँसू साफ़ करते हुए वो सिसकियाँ लेते हुए बोली, कुछ पता भी तो चले किसकी बात कर रही हो? एक ही तो है वो, राक्षस। वो अपने दाँत पीसकर कहने लगी। इसकी बात पर नाज़ी होंठ दबाकर हँसी। उधर मैं रो रही हूँ और तुम्हारे दाँत निकल रहे हैं। उफ़ खुदाया! कैसी दोस्त हो तुम? वो रोमांसी होने लगी। यार मैं सोचकर हँस रही हूँ कि तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों हो रही है? भई अगर इसने तुम पर हमेशा की तरह गुस्सा ही कर दिया, तो इसको इतना सर पर सवार करने की क्या ज़रूरत है? तुम तो जानती हो ना उसकी नेचर को, फिर बार-बार क्या लेने जाती हो उसके पास? नाज़ली, कल तक वो इंसान बिल्कुल ऐसा था जैसे इसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स आ गई हों और आज वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो मुझे जानता तक नहीं। बोलते फिर से रोने लगी। अच्छा बस ना, और कितना रोगी? वो भी उस इंसान के पीछे जिसका ना अता ना पता। उसने कमर सहलाई। तुम्हें पता है नाज़नी, कल सारी रात मैं इसके बारे में सोचती रही। मुझे नहीं पता कि मैंने उसके बारे में क्यों सोचा, पर मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था। मैं उसे अच्छा समझने लगी थी। लेकिन अपनी हरकतों से उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किसी के प्यार और मोहब्बत और अच्छाई के लायक है ही नहीं। नफ़रत करती हूँ मैं उससे। हूर ने रुमाल से अपना नाक साफ़ किया। तो कौन कह रहा है उससे मोहब्बत करो? दफ़ा करो उसे। चूल्हे में डालो। तुम बस रोना बंद करो, प्लीज़। देखो जब तुम रोती हो ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने प्यार से इसका चेहरा थामा, तो वो मुस्कुराहट में सर हिलाने लगी और आंसू साफ किए। बस मैंने सोच लिया, अब मैं दोबारा उसे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। वैम्पायर, इश्तियाल से कहकर उसने अपना सर झटका। हाँ मत सोचना। मैं सोच रही हूँ कहीं घूमने चलते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है?
आज तो बिल्कुल मूड नहीं है, कल देखेंगे। ओके। शाह ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। माँ, अल्तमश खान रात के वक्त अपने वालिदैन के कमरे में आवाजें लगाता हुआ आया। हाँ बेटा। अलमास बेगम ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे अपने बालों का जूड़ा बना रही थी। मुझे आप दोनों से बात करनी है। उसने बिलाशुबा बेड पर बैठे मुख्तियार खान की जानिब भी देखा। कहो। मुख्तियार खान ने रौब से कहा। मैं चाहता हूँ कि कल आप लोग हूर के घर जाएं। क्यों? अलमास बेगम ने झट से सवाल दे मारा। माँ, मैं मजीद सब्र नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कल जाकर शादी की डेट फिक्स कर दें और शादी अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर होने जानी चाहिए। वो ऐसे मुखातिब से जैसे पूछ नहीं रही, बता रहा हो। अलमास बेगम मुख्तियार खान दोनों ने ताज्जुब से इसका चेहरा घूरा। कुछ तो खुदा का खौफ करो अल्तमश। हम इतनी जल्दी जाकर डेट फिक्स करने की बात करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमें किस चीज की जल्दी है। अलमास बेगम ने फौरन क्लास दी। मुझे इनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जितना कहा है इतना हो जाना चाहिए, वरना ये ना हो कि अगले 2 हफ्तों बाद मैं खुद उसके घर से जबरदस्ती उठा कर ले आऊं। अपनी सुनाकर वो चलता बना। इस लड़के का दिमाग दिन ब दिन खराब ही होता जा रहा है। रोज कोई ना कोई जिद लेकर बैठ जाता है। तंग आ गया हूं मैं। मुख्तियार खान गरजे, लेकिन अलमास बेगम ने खामोशी साध ली। सवार ने जैसे ही गाड़ी से बाहर कदम रखा तो सामने बिल्डिंग पर मौजूद गार्ड ने उसके अंदर दाखिल होने के लिए भागकर दरवाजा खोला। अपनी स्याह ग्लासेस आंखों के गिर्द से उतारता हुआ वो पूरे वकार से लिफ्ट में जा पहुंचा। 2 गार्ड हमेशा उसके साथ मौजूद होते थे। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ा और पहली नजर हुर के काउंटर पर डाली, जो कि बिल्कुल खाली थी। अपना निचला होंठ दांतों के नीचे दबाकर कैबिन का शीशे से बिना बना दरवाजा खोला और अपनी मखसूस कुर्सी पर जा बैठा। करीब काउंटर टेबल पर पड़ा सफेद फोन उठाकर कानों से लगाया। मिस टीना को मेरे कैबिन में भेजो। जी सर। दूसरी जानिब से किसी ने जवाब दिया। थोड़ी ही देर में टीना ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। जी, आ जाए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो रोलिंग कुर्सी के साथ टेक लगाए शाइस्तगी से बोला। सर, आपने याद किया? जी। मिस होरिश माल का नंबर है आपके पास? यस सर। कॉल हर। ओके सर। लेकिन इनसे कहना क्या है? इनसे कहिएगा कि आज वो फिर से लेट है। ओके सर। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी तो जवाहिर की गंभीर आवाज उसकी पुश्त से उभरी। टीना। जी सर। उसने झट से गर्दन घुमाई। यही मेरे सामने बात करें। राइट सर। उसने फौरन हूर के नंबर पर कॉल की थी। उधर दूसरी जानब सुबह के 9 बजे भी हूर गहरी नींद में सो रही थी जब मेघन अंदर आई। हूर उठ जाओ, और कितना सोओगी? वो बुलंद आवाज में बोली थी, लेकिन इस पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। हूर, मैं लेट हो रही हूँ और मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। नाश्ता मैंने टेबल पर लगा दिया, अगर ठंडा हो जाए तो इसे गर्म करके खा लेना और जल्दी से आकर दरवाजा बंद करो। वो सुनाते ही रही, लेकिन वो बेहोशों की तरह सुन पड़ी थी। हूर। मैगन उसका कंबल खींचकर चीखी। आनी, आप जाएं प्लीज, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं कर लूंगी सब खुद से मैनेज। वो नींद में ही बड़बड़ाई और कंबल खींचकर वापस उड़ा। तौबा है। करती हो तुम भी लड़की। अच्छा, मैं जा रही हूँ। दोबारा कह रही हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। ओके। हम्म। उसने हल्की सी आवाज में कहकर कंबल उसने हल्की सी आवाज कंबल से बाहर सुनाई दी। इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन पता नहीं अकल कब आएगी। अब तो शादी भी होने वाली है। अगर सारा सारा दिन ऐसे ही पड़ी सोती रहेगी तो अपने ससुराल वालों से भी बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन इसे कौन समझाए। वो मुंह में ही बनबनाती हुई बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। जब इस साइड टेबल पर पड़ा इसका मोबाइल बज उठा। इतनी सुबह सुबह किसे मौत पड़ गई है। मदहोशी में ही उसने उधर उधर टेबल पर हाथ मारा तो मोबाइल नीचे गिरते गिरते उसके हाथ में थम गया। स्क्रीन पर अधखुली आंखों खजली नजरों से नजर डाली, जिस पर टीना लिखा देखकर मुंह बसूरा और मोबाइल पावर ऑफ करके वापस नींद की आगोश में चली गई। क्या हुआ? जवाहिर ने टीना का मध्यम पड़ता चेहरा देखकर सवाल किया। सर। पहले रिंगिंग हो रही थी, फिर उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। जवाब सुनकर उसे गुस्सा आया। ठीक है, आप जाएं। जी सर। उसने टीना के जाते ही अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और सीधा होर के घर पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन खुला देकर तशवीशनाक नजरों से इधर उधर का जायजा लेते हुए अंदर आ गया। सबसे पहली नजर इसके पेंटिंग रूम की जानिब पड़ी। सामने एक अजीब व गरीब सींग और बड़ी बड़ी दांतों वाली तस्वीर देखकर वो मुस्कुराया। वो समझ रहा था कि ये इसी की नक्काशी की गई है। दूसरी पेंटिंग्स पर भी इस पे नजर डाली, जो कि वाकई बहुत खूबसूरत बनाई गई थी। उसे हुर के टैलेंट पर रश्क आया था। क्या घर पर कोई है?
कमरे से बाहर आकर उसने आवाज़ लगाई लेकिन कोई जवाब मसूल ना हुआ। फिर सीधा हूर के कमरे में आ घुसा, जहाँ वो अ, कंबल ओढ़े सुकून की नींद सो रही थी। इसका पूरा वजूद लिहाफ से ढका हुआ था, सवाए सर के। बाएं करवट लेती अपने खुले बालों को किसी आबशार की मानन बेड पर छोड़े, एक बाजू कंबल पर और दूसरे सर के नीचे। वो तो बस पागल दीवानों की तरह उसे देखता ही रह गया। आज पहली बार तो उसे खुलकर अपने महबूब का दीदार करने का मौका मिला था। वो काफी देर तक बिना नजरें हटाए उसे तकता रहा। फिर दबे पांव चलकर करीब आ पहुंचा। इसके चेहरे पर आती बालों की एक लट झुककर अपने दाएं हाथ से पीछे की। इसके छूने पर हूर के जिस्म में थोड़ी सी हरकत आई, जैसे भांपकर वो फौरन सीधा खड़ा हो गया। उसने करवट बदली और थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा। एक मध्यम सा वजूद उसे नजर आया। आनी, आप गई नहीं अभी तक? उसका सवाल सुनकर जवाहर ने तेवरी चढ़ाई। और आप मुझे इतनी लंबी लंबी क्यों लग रही हैं? सेम उस राक्षस की तरह। वो फिर से बड़बड़ाई तो जवाहर के माथे की शिकने मजीद गहरी हो गई। आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं आनी? उसने जरा सा लफ्ज को जोर देकर दोबारा बोला, लेकिन अभी भी कोई जवाब न पाकर उसने आंखें खोली। जवाहर का वजूद सामने देखते ही वो करंट खाकर उठ बैठी। ये राक्षस पहले ख्वाबों में आता था, अब के सामने भी दिखाई देने लगा है। उफ, क्यों नजर आते हो तुम मुझे? नहीं देखनी मुझे तुम्हारी शक्ल, और ना ही तुम्हारे बारे में कुछ सोचना है, समझे? चलो, अब गायब हो जाओ यहाँ से। उसे लग रहा था कि वो सिर्फ इसकी नजरों का धोखा है, इसलिए मुंह में आया हर लफ्ज वो बाआसानी कहती रही। अब जवाहिर ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और होंठ भींचकर गुस्से से उसे देखने लगा। ये मुझे आंखें क्यों दिखा रहा है? अपनी तोड़ी पर उंगली रखी उसने दूसरी जानब देखकर कहा। कहीं सच में मेरे सामने तो नहीं है? आहिस्ता आवाज में कहते हुए उसने पूरी आंखें खोली और दोबारा रुख इसकी जानिब किया। फिर आंखें मसलकर दोबारा देखा। वो अब भी वहीं पर मौजूद था। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये वैम्पायर यहाँ कैसे आगे आ सकता है? दोबारा चेहरा घुमाकर होंठों पर उंगली दबाई और सोचकर वापस उसे देखा। छलांग लगाकर फिर से बेड से नीचे उतरकर उसके रूबरू हुई। जवाहर ने देखा कि वो ढीले ढाले मैरून स्लीपिंग ड्रेस में मौजूद थी। हूर को अपनी हलक में कड़वाहट सी घुलती हुई महसूस हुई, मगर वो तो वहीं था, बिल्कुल इसकी निगाहों के सामने। आलतू जलालतू, आई बला को टालतू। अपनी आंखें और मुट्ठियां भेजकर उसने फिर से बड़बड़ाहट शुरू कर। फूह। अपने चारों तरफ फूंके मारते हुए उसने फौरन जवाहिर का चेहरा देखा, जो हर तासुर से आरी था, और वो बिल्कुल सीधी हुई। आप यहाँ क्या करने आए हैं? और आप मेरे बेडरूम तक कैसे आए? उसने पूरे जोश से पूछा। आपको टीना ने कॉल की तो आपने फ़ोन बंद कर दिया, इसलिए मुझे मजबूरन खुद यहाँ चलकर आना पड़ा। बेखौफ होकर वो आगे बढ़ रहा था। होर के कदम खुद ब खुद पीछे होते चले गए। और रही बात कि आपके बेडरूम तक कैसे आया, तो आपके उल्टे दिमाग को एटलीस्ट इतना तो इल्म हो जाना चाहिए कि जब में घर में कोई मर्द मौजूद ना हो, तो घर का दरवाज़ा हमेशा बंद होना चाहिए। संजीदगी से अपनी नज़रें उसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ते वो मज़ीद आगे हुआ तो वो दीवार से जा लगी। आप यहाँ क्या लेने आए हैं? वो बमुश्किल बोली। आप ऑफिस में क्यों नहीं आई? कल आई थी तो आपने इंसल्ट कर दी। फिर अब क्या करने आती मैं? उसने मध्यम सुलगते हुए लहजे में कहा। क्या मैंने आपसे ये कहा था कि आप कल से ना आए? नहीं कहा, लेकिन ये भी तो नहीं कहा कि क्यों आई हो। जॉब तो है नहीं। लहजा अभी मध्यम था। आप कल से ऑफिस आ जाइएगा, आपकी प्रमोशन भी कर दूंगा। इसकी बात का उल्टा जवाब देकर वो पीछे हुआ और दरवाजे की जानिब बढ़ा। जब ही होर फिर से बोली, मैं नहीं आऊंगी। सवार ने मुड़कर उसे आंखें सुकेट कर देखा। आप जानती हैं कि मैं सॉरी नहीं कहता, वो गंभीर आवाज में बोला। तो मत कहीं। क्या मैंने आपसे कहा सॉरी कहने को? नहीं ना? तो जा सकते आप। गेट आउट। आज उसी के अंदाज में वो बोली तो बजाय उसके लफ्जों पर गुस्सा आने के, उल्टा उसे हंसी आई थी, जिसे वो हल्की सी मुस्कुराहट में तब्दील कर गया। मैं वो कुछ बोलने ही वाला था जब हूर ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए इसकी बात काटी। एक मिनट। सवाहर ने देखा कि वो हवा में आंखें घुमा रही थी, जैसे इसकी कोई चीज गुम गई हो। वो ताज्जुब खेज होकर इसका चेहरा देखने लगा। हूर को किसी मच्छर की भनभनाहट सुनाई दे रही थी। जिसका पीछा करते करते वो बिल्कुल इसके करीब आ पहुंची। उसने देखा कि वो मच्छर जवाहर के बाएं रुखसार पर बैठ गया था। मिस हूर, आप। उसने दोबारा बोलने के लिए लब खोले, मगर वो चीखी, हिलना मत, बिल्कुल भी मत हिलना। वो मजीद करीब होती गई। मिस हूर, आप क्या कर? श्श। मैंने कहा चुप। जरा सा भी मत हिलना। आपके भले के लिए कह रही हूँ।
वो फटी आंखों से इसके चेहरे को देखकर बोल रही थी, फिर एकदम इसके दाएं गाल पर जोर से रख के थप्पड़ दे मारा। जवाहिर का गुस्से से लाल होता चेहरा देखकर उसने हाथ कपकपाते हुए नीचे कर वो मच्छर था। लरसते हुए वो इससे खौफसदा होकर कह रही थी। जवाहर का अंग अंग भड़क उठा। हूर ने देखा कि मच्छर उड़कर कमरे से बाहर निकल गया। चला गया। मेरा मतलब है कि उड़ गया। मच्छर भला चल कैसे सकता है ना? वो झूठी हंसी सजाए कहने लगी, लेकिन इश्तियाल से अपनी जानब बढ़ता देखकर रोनी सूरत बनाए पीछे पीछे होने लगी। देखिए, प्लीज, वो एक मच्छर आपकी गाल पर बैठ गया था। आई एम सॉरी। बमुश्किल अल्फाज अदा करके उसने अपनी आंखें, होंठ और मुट्ठियां तीनों खौफ से भींच ली। फिर अचानक दोबारा से मच्छर की भनभनाहट उसे सुनाई दी और उसने आंखें खोल ली। ये देखिए, फिर से वापस आ गया। सुना? उसने कान के नजदीक उंगली करके पूछा। शट अप। वो वक्फा लेकर धाड़ा। हूर ने अपने कंधे समेट लिए थे। डर की एक लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। आंखों ने फौरन ही बरसना शुरू कर दिया। मजीद बोलने के लिए इसकी सियाह चमकती आंखों में उभरता पानी देखकर जवाहिर के लब खुले के खुले रह गए। सारा गुस्सा फिर अचानक से न जाने कहाँ गायब हो गया। मुकाबिल लड़की के गिरते आंसू से अंदर से छलनी कर रहे थे। देखिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मच्छर आपकी गाल पर बैठा तो मैंने गलती से। प्लीज मुझे माफ कर दे। रोते रोते वो कहने लगी। हाँ ठीक है मिस हूर, इट्स ओके। आप रोना बंद करें प्लीज। वो उसे मजीद रोता नहीं देख सकता था। आंसू तो उसके थे, लेकिन तकलीफ वो खुद महसूस कर रहा था। तो आपने मुझे माफ कर दिया? इसके सवाल पर जवाहर ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। वो मुस्कुराई तो इसका दिल भी अंदर से मुस्कुराया। लेकिन मैं फिर भी आपका ऑफिस ज्वाइन नहीं करूंगी। उसने फौरन आंसू साफ किए और कहा। जवाहर को इसकी यह बात फिर से गुस्सा दिला गई। आप इसके फूले नाक को देखकर वो समझ गई थी, इसलिए इसकी बात काटकर दोबारा बोली। मुझे लगता है आपने मुझे दिल से माफ नहीं किया, इसलिए आपको दोबारा गुस्सा आ रहा है। लेकिन अब मेरे दिमाग की बत्ती जल चुकी है। मैंने आपको थप्पड़ मारा था ना, अब आप ही मुझे मार लें ताकि हिसाब बराबर हो जाए। हंसते हुए कहकर उसने अपना गाल आगे करके आंखें और होंठ मींच लिए। वो कई लम्हों तक खामोशी से इसका चेहरा तकता रहा। हूर ने एक आंख खोलकर देखा और फिर बोल पड़ी। आप खड़े क्यों हैं? मारे ना थप्पड़। अपने लफ्ज अदा करते ही उसने फिर से आंखें मींच लीं। सवाहर करीब आया और आता ही चला गया। वो बंद आंखों से भी उसकी अपने करीब सांसों को महसूस कर सकती थी। लब खौफ के मारे कुछ बड़बड़ा रहे थे। मार दूं? इंतहाई नजदीक से इसकी भारी आवाज उभरी। वो चुपचाप हाँ में सर हिला गई। छोड़े, आप सह नहीं पाएंगी। इसके जवाब पर उसने आंखें खोलकर देखा। वो महज 1 फुट के फासले पर खड़ा था। आप कल से ऑफिस आ जाइए मिस हुर। पहली और आखिरी बार किसी को इसके घर से जाकर बुलाने आया हूँ। दोबारा नहीं आऊंगा। खुदा हाफिज। संजीदगी से कहते हुए वो चला गया। हूर की सांसें अब खुलकर बहाल हुई थी। उसने वापस अपना जिस्म बेड पर धरकर लंबा सांस लिया। अब इनको क्या मसला है आनी? ये लोग क्यों हर दूसरे दिन मुंह उठाकर आ जाते हैं? अपने कमरे में आकर वो मेगन से कहते हुए चलाई थी। आहिस्ता बोलो, वो लोग बाहर ही हैं। मेगन आहिस्तगी से बोली। तो मैं क्या करूं? मुझे तो पहले ही बर्दाश्त नहीं होते ये लोग। मंगनी कर तो लिया, अब क्या चाहते हैं मजीद? इसके लहजे में कोई फर्क नहीं आया था। वो दिन लेने आए हैं शादी के। क्या? इतनी जल्दी? वो चौंकी। हाँ, इनका कहना है उम्र निकल जाएगी फिर। इनकी बेटी की तो खैर पहले से ही उम्र काफी है और मेरी इन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हूर, फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं। वो सख्ती से पेश आई। पहले ही आपके कहने पर इस रीच टाइप इंसान से मंगनी कर चुकी हूं मैं। अब शादी नहीं करूंगी। मुझे एक बार इनसे बात करने दो, फिर जो भी फैसला होगा वो तुम्हें कबूल करना ही होगा। अपनी कहकर वो सीधा लाउंज की तरफ बढ़ी। हूर ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद की। मेगन की मेहमानों से गुफ्तगू जारी थी और तकरीबन 3 घंटे मजीद गुजरने के बाद वो अपने घर की तरफ रवाना हुए। इन 3 घंटों में सिर्फ एक बार इन्हें सलाम करने के बाद हूर दोबारा उनके सामने नहीं आई थी। इनके जाते ही वो कमरे से बाहर आई और सीधा किचन में बर्तन समेटती हुई मेगन के सामने हुई। क्या फैसला हुआ? आपने इनकार कर दिया ना इन्हें? नहीं, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया। क्यों? हूर, कल तुम और मैं शॉपिंग पर चलेंगे और हो सके तो नाजनी को भी साथ ले लेना। नेक्स्ट वीकेंड तुम्हारी अल्तमश से शादी है। अपने कानों से सुने गए लफ्जों पर उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो हैरानगी से मेगन को देखने लगी। आनी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। फिर भी आपने। मैंने इन्हें बहुत समझाया, मना किया, लेकिन वो लोग तो शायद घर से ही फैसला करके आए थे।
उसने सफाई पेश करने की कोशिश की। तो आप रिश्ता तोड़ दें? नहीं, मर्द हो या औरत, उसे अपनी ज़बान का पक्का होना चाहिए। लेकिन मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बता रही हूँ कि मैं इस अल्तमश खान से शादी नहीं करूँगी। आई हेट हिम यार। वो तिलमिलाकर कहती हुई अपने कमरे में जा घुसी। मेगन भी उसे आवाज़ें देते हुए पीछे ही आई थी, लेकिन उसने दरवाज़ा पटक कर बंद कर दिया और खुद दरवाजे के साथ टेक लगाकर नीचे बैठते ही फूट-फूट कर रोई। आज वो खुद को इंतहाई हारी हुई लड़की महसूस कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि शायद वो अपनी खाला पर बोझ बन चुकी है, जिसे वो जल्द से जल्द अपने सर से उतारना चाहती हैं। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रात गुजरती गई और गुजरती ही गई। आज ऑफिस में आते ही पहली निगाह सामने मौजूद होठ पर पड़ी तो लबों पर एक मुस्कुराहट नमूदार है, लेकिन वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्यों आई है। बिशारत साहब, जो कि इसके बहुत ही खास एम्प्लॉयर थे, इनसे बात करते करते ही वो मुसलसल खड़ा हूर को देखता रहा। डिजाइन की कॉपी अपने काउंटर से उठाकर जब उसने मोमना की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाए, तो जवाहर पर नजर पड़ी। वो जानता था कि हूर उसे देख रही है, इसलिए बिल्कुल संजीदा होकर खड़ा हो गया। वो इसे कुछ भी शो नहीं करवाना चाहता था। चंद सानियों तक वो उसे देखती रही और नोट करने लगी कि वो बात करते हुए कभी मुस्कुराता तो जरूर था, मगर कभी भी खुलकर नहीं हंसता था। वो उसे मुकम्मल तौर पर हंसता देखना चाहती थी। फिर इस डिजाइन कॉपी को अपने सीने से लगाए वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गई, जहां मोमना अपनी मॉडल्स को मुख्तलिफ तरह के डिजाइन किए हुए कपड़े पहनाकर चेक कर रही थी। वो इसके करीब आकर खड़ी हो गई। मोमना मैम, आपने डिजाइन्स डिजाइन्स की लिस्ट मंगवाई थी, ये लें। उसने कॉपी उसकी जाने बढ़ाई तो करीब खड़ी मॉडल गुस्से से चिल्लाई, बेवकूफ लड़की, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मोमना कल की शूट के लिए कितनी प्रोफेशनल मॉडल के कपड़े सिलेक्ट कर रही है? अगले रोज होने वाले स्पेशल कंपनी प्रमोशन प्रोग्राम में पेश किए जाने वाले डिजाइन के नमूनों को देखने के लिए जवार इसी लम्हे वारिद हुआ था। मैंने आपसे तो कुछ नहीं कहा। होर शाइस्तगी से पेश आई। जब मेरी किसी चीज की सिलेक्शन हो रही हो और बीच में आकर कोई टांग अड़ाए तो मुझे ये बात बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। वो मॉडल फिर से गुर्राई। हो, तुम ये डिजाइन की कॉपी यहाँ पर रखो और जाओ। मोमना नरमी से बोली, ओके मैम। वो जाने के लिए मुड़ी तो मगरूर मॉडल फिर से इसके रूबरू हुई। मुझे समझ नहीं आ रही मोमना, आखिर तुमने इस तरह की दो टके की गर्ल्स को हायर ही क्यों किया है? वो बज़ाहिर तो मोमना की से मुखातिब थी, लेकिन रूबरू उसके थी। जवाहर कुछ फासले पर खड़ा खामोशी से इनका मुशाहिदा कर रहा था। किसी को ऐसे नहीं कहते महविश। यू नो कि हर एम्प्लॉय की सिलेक्शन खुद जवाहर सर करते हैं। यकीनन इस मॉडल का नाम महविश था, जो कि मोमना ने इसे मुखातिब करके बताया था। उफ, जवाहर सर भी ना पता नहीं किन दो टके के लोगों को हायर करते रहते हैं। उसने बिलाशुबा हूर का मजाक उड़ाया था। जवाहर चलकर अब झट से इनके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। मिस महविश, आ मिस्टर जवाहर अली, हाउ आर यू? वो इतराई। इसकी ड्रेसिंग भी इंतहाई मुनासिब थी, इसलिए वो कुछ फासले पर ही रहा। कल से आपको मेरी कंपनी में कदम रखने की जरूरत नहीं है। इसके लफ्जों पर सबने खुली आंखों से उसे देखा। व्हाट डू यू मीन? अपने बालों की लटों में हाथ फेरते हुए उसने पूछा। जवाहर अली सिकंदर रिपीट करने का आदी नहीं है। मेरा कहने का जो मतलब है वो आप समझ चुकी हैं। लहजा हमेशा की तरह संजीदा था। उर्दू कुछ ज्यादा ही हैरानगी से उसे देख रही थी। मुझे निकाल रहे हो? वो भी इस दो कौड़ी के असिस्टेंट के लिए? मुझे, एक प्रोफेशनल मॉडल को? वो गर्जी। दूसरों को दो कौड़ी और दो टके का समझने वाला इंसान कितना ही प्रोफेशनल क्यों ना हो, जवाहर अली की नजर में महज एक घटिया तरबियत का मालिक है। यू मे लीव। यू, तुम मेरी तरबियत पर उंगली उठा रहे हो और मुझे अपनी कंपनी से निकालोगे, ये जानते हुए भी कि अगर कल को तुम्हारा शो ना हुआ तो तुम्हारी कंपनी का करोड़ों का नुकसान होगा। जस्ट इन नॉर्मल असिस्टेंट के लिए इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त करोगे? उसने स्पार्ट अंदाज में कहकर कहकहा लगाया। मेरी कंपनी, मेरा प्रॉफिट और मेरा लॉस, फायदा हो या नुकसान, दोनों मेरे ही होंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर फिक्र करनी है तो अपने इस प्रोफेशन की करें। अगर जवाहर अली सिकंदर आपको जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकता है, तो वही आपको वापस फर्श पर भी लाकर पटक सकता है। ये मत भूलें कि आपकी पॉपुलैरिटी मेरी कंपनी के थ्रू ही मिली है। ना गेट आउट। धीरे धीरे कहते हुए उसने अपना लहजा बुलंद किया और धाड़ा। बहुत पछताओगे। आउट। अगरचे वो महविश पर चीखा था, लेकिन करीब खड़ी हूर सहम गई थी। उसने अपना पर्स उठाया और गुस्से से चली गई। सर, ये आपने क्या किया? अब कल के लिए मॉडल कहाँ से अरेंज होगी? मोमना ने इसके जाते ही शाइस्तगी से पूछा था। कल का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। लेकिन सर, हम इससे हमारी कंपनी को करोड़ों का नुकसान होगा। तो फिर कोई मॉडल अरेंज करो। लेकिन सर, इतनी जल्दी कहाँ से अरेंज होगी?
अगर मॉडल अरेंज नहीं हो सकी, तो कल का प्रोग्राम कैंसल कर दो। अब मुझे मज़ीद बहस नहीं चाहिए। वो तमानियत से बोला। वो खामोशी से करीब खड़ी इनकी बातें सुन रही थी। लेकिन सर, बहुत मुश्किल से हम अपने कुछ मज़ीद डिज़ाइन्स को लॉन्च करने वाले थे। अब अगर कल का प्रोग्राम कैंसल हो गया, तो हमारा नाम भी बहुत नीचे चला जाएगा। मिस मोमना, क्या आपने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? उसके लहजे में मज़ीद सख्ती आ गई थी। जी सर। वो अब अपना सर झुका गई थी। सवार एक नज़र हूर के चेहरे पर डालता हुआ जाने के लिए वापस मुड़ा था। इसी दमे हूर ने आवाज़ दी। सर। उसने गर्दन घुमाकर वापस सवालिया नज़रों से उसे देखा। मोमना मैम, आप तैयारी कंप्लीट करें। कल के शो की मॉडल मैं बनूंगी। हूर के अल्फाज सवार पर बिजलियां गिरा गए। उसने ताज्जुब से देखा था। हूर, तुम कैसे बनोगी? मोमना बोली। क्या मतलब कैसे बनूंगी? बस आपके डिजाइन किए गए कपड़े पहनकर सबके सामने मॉडलिंग करनी है। अच्छा तैयार होना है और अच्छा दिखना है। अब ये सब मेरी सरदर्दी है, मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे भी सर ने मेरी वजह से इस मॉडल को निकाला है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कंपनी का इतना बड़ा लॉस हो। मिस हूर, आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? सवार ने कश्मकश में सवाल दागा। जी सर। यानी आप कल शो में मौजूद हजारों लोगों के सामने इंतहाई अजीबो गरीब ड्रेसिंग करके खुद को नुमाया करेंगी। अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। जिसे मैंने इस जॉब से निकाला, वो प्रोफेशनल मॉडल थी। आपको अंदाजा भी है कि लोग एक मॉडल को किन किन नजरों से देखते हैं। मेरे नजीज इस कंपनी का प्रॉफिट एट लॉस आपकी इज्जत से बढ़कर नहीं है। वो गजब से बोलकर हूबहू इसके सामने हुआ। मैं इज्जत का सौदा नहीं कर रही, बस कंपनी को उसके लॉस से बचाने के लिए एक दिन की मॉडल बन रही हूँ। बस। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, समझिए। मुझे मालूम है कि मैं खूबसूरत हूँ। मेरा यकीन करें कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट हायर्स को सब कुछ पसंद बहुत आएगा। मेरे ख्याल से हुड बिल्कुल ठीक कह रही हैं सर। मॉडल बनकर ये बहुत अच्छी लगेंगी, और मेरा हर ड्रेस इन पर सूट भी करेगा। इस तरह हमारी कंपनी नुकसान से बच जाएगी। मोमना ने हमायत की। मिस हूर मॉडलिंग नहीं करेंगी, एंड दैट्स फाइनल। वो बजिद था। लेकिन आप एक बार। हूर फिर से। हूर नहीं। फिर से बोला, लेकिन गुस्से से उसे अपनी जानब देखता हुआ महसूस करके वहीं लब समेट लिए। कोई और मॉडल तलाश करें या फिर प्रोग्राम कैंसिल। अगले 2 घंटों में मुझे फाइनल रिपोर्ट चाहिए। वो कहने के लिए मोमना की जानिब मुड़ा। जी सर। जाते जाते एक बार फिर से हूर के चेहरे पर घूरी डालकर चलता बना। सर को क्या प्रॉब्लम है अगर मैं मॉडल बन जाऊं तो? वैसे भी मेरी वजह से ही तो हो रहा है ये सब कुछ। इसकी रोपोश होते ही वो मोमना से मुखातिब थी, लेकिन वो खामोशी से लब भेंच कर कंधे उचका गई।